All right, next question. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying current I. Three parallel wires. You have arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper. मतलब it is going inside the plane of board, or if you are online, inside your screen of the mobile phone or computer, whatever it is. Each of them has a current I and direction is also the same. तो तीनों में करंट या तो अंदर जाएगा या तो फिर बाहर की तरफ आएगा, तीनों में. डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज इंपॉर्टेंट. फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ. ओके, ऑन द मिडल वायर बी इज गिवन बाय. तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए force between two wires is mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 by distance. Distance होता है यहाँ पे, और into length. Mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 into length upon distance. Force between two wires. अब आपको पूछा है force on B due to A and C. So first of all, you need to find out force on B due to wire A, और आपको पता होना चाहिए force on B due to A. और by the way, क्या पूछा है आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ? तो आपको एक्चुअली F पूछा ही नहीं है, आपको F by L पूछा है. तो F by L which is equal to mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 by D. मैं काम करता हूं, इसी को स्मॉल f से डिनोट कर देता हूं. सो स्मॉल f इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. गुड. देन यू शुड नो फोर्स पर यूनिट लेंथ डिपेंड्स ऑन करंट्स एंड डिस्टेंस. B वायर का A से और C से डिस्टेंस सेम है. B वायर में A में और C में सब में करंट भी सेम है. तो मैग्नीट्यूड वाइज कम से कम, मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ on B due to A and force per unit length on B due to C will be same, at least magnitude wise. It is equal to mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 मतलब I square upon D. यहां तक समझा? अब आता है बात फोर्स के डायरेक्शन का. तो you should know left hand rule to find out direction of force. I will give you a shortcut, simple trick. ट्रिक ऐसा है, अगर आपके पास तीन वायर है और दे आर एट 90 डिग्री अरेंजमेंट, तो C में भी करंट, A में करंट और B में करंट सेम है और एंगल बन रहा है 90. तो B पे जो दो फोर्सेस होंगे ड्यू टू A एंड ड्यू टू C, दे विल बी परपेंडिकुलर. They will be perpendicular. This is what you need to know. Okay, but फिर भी आपको रूल पता होना चाहिए. लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं इसको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. आपको आपका मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब तीनों परपेंडिकुलर रखना होता है. मिडल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इंडेक्स फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? तो यू हैव टू चेक force on B due to A and force on B due to C का direction. I will put this as assignment for you, but I'll tell you कि ऐसे arrangement में दोनों forces perpendicular होते हैं. So you should know force per unit length on B due to A is perpendicular to force on B due to C. और आपको पता होना चाहिए दो perpendicular vectors का resultant क्या आता है. क्या आता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. मैंने इन दोनों को बोल देता हूं F, तो ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मतलब कितना? 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर का रूट, मतलब कितना? √2F. ओके, तो F नेट आपको मिलेगा √2F. लेकिन F कितना था? F कितना था? mu 0 by 4 pi 2 I square by D. 1 and 2 जा, लेकिन Q is √2 into √2, तो ये आ जाएगा mu 0 I square upon √2
पाई डी, ऐसा आना चाहिए। म्यू 0 आई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। So this is how you are supposed to solve this question. A particle of mass m, charge q and kinetic energy T enters a transverse uniform magnetic field of induction V bar. After 3 seconds, the kinetic energy of the particle will be the same. क्यों? काइनेटिक एनर्जी कब टाइम पर डिपेंड किया? यू शुड रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम उसको k से डिनोट करते हैं, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। डज इट डिपेंड ऑन टाइम? नो। और दूसरी चीज ये भी समझ लो, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना। एक्सेलरेशन का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टिकल जिसका मास m था, चार्ज q था, एनर्जी t था, वो कहाँ एंटर किया? मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में गया क्या वो? नहीं। तो फिर एक्सेलरेशन क्यों होगा? जब एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जब वो भी चेंज नहीं होगा तो एनर्जी क्यों चेंज होगा? एनर्जी विल रिमेन द सेम। So magnetic field does no work. Important. Okay, so it is the same. Next question. A proton carrying 1 million electron volt kinetic energy is moving in circular orbit of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of alpha particle to describe the circle of same radius and the same field? आपके पास एक प्रोटॉन है जिसका 1 MeV का एनर्जी है। It is moving in a circular path of radius r in uniform magnetic field. अगर प्रोटॉन की जगह पे अल्फा पार्टिकल होता, वो सेम रेडियस और सेम फील्ड में होता, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, ऐसा पूछा है। सबसे पहले यू शुड रिमेंबर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी जो मैंने अभी अभी लिख के दिया। काइनेटिक एनर्जी इज q स्क्वायर b स्क्वायर r square upon 2 times of mass. What is constant? Radius and field. मतलब b and r constant है, मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? q square upon m. Correct? Clear? Now kinetic energy of alpha particle to that of kinetic energy of proton. This will be equal to charge on alpha particle plus square upon mass of alpha particle. यहाँ पे आएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस स्क्वायर, यहाँ आएगा मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक क्लियर? नथिंग। k अल्फा, k इज प्रोपोर्शनल टू q, तो अल्फा q अल्फा स्क्वायर, और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास नीचे गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन नीचे है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्क्वायर, तो चार्ज नीचे और मास ऊपर। इजी। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उतना ही देखना है आपको। दैट्स इट। देन What is alpha particle? हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम एटम में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। आपने दोनों इलेक्ट्रॉन की छुट्टी कर दी, क्या बचा? न्यूक्लियस बचा, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे। अब मुझे मतलब ओके, मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल, इसके अंदर है 2 मेंबर, 2 है प्रोटॉन, 2 है न्यूट्रॉन। तो मुझे बताओ कि चार्ज कितना होगा? प्लस 2e, क्योंकि एक प्रोटॉन पे e, दूसरे पे e, तो 2e। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, तो 2e का स्क्वायर। मास कितना है अल्फा पार्टिकल का? कौन कौन से मेंबर्स हैं अंदर? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो मास कितना होगा? 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑन अल्फा इज 2e, whereas mass on alpha is 2 times of mass of proton plus 2 times of mass of neutron. लेकिन mass of proton and neutron are roughly the same, मतलब 2 plus 2 4 mass of proton, तो ये आ जाएगा 4 times of mass of proton, ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन है। व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? E, तो ये आ गया E का स्क्वायर। अब K अल्फा इज इक्वल टू K प्रोटॉन,
मतलब इसका भी 1 MeV। 1 MeV कैसे बता देता हूं। तो ये भी आ गया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे? 2e का स्क्वायर, 2e का स्क्वायर मतलब 4e स्क्वायर अपॉन 4 मास ऑफ प्रोटॉन था नीचे, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन था, यहाँ पे था मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे था e स्क्वायर। e स्क्वायर कैंसल कैंसल, मास ऑफ प्रोटॉन कैंसल कैंसल, 4 4 कैंसल कैंसल, बचा 1। तो रेशियो आ गया 1, मतलब k अल्फा इक्वल टू k प्रोटॉन, बट k प्रोटॉन इज 1 MeV। तो जितना जितना प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी उतना ही अल्फा का अंडर व्हाट कंडीशन, रेडियस और फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगली बार सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने स्टेट बोर्ड थ्योरी में किया है, फिर भी वी विल रिपीट दिस अगेन। A charged particle is moving in circle of radius r with uniform speed v. Associated magnetic moment mu is। आपके पास जब एक चार्ज पार्टिकल है, any charge particle q which is moving along the circle of radius r, associated magnetic moment is I into a। याद होगा, magnetic dipole moment is NiA, but n number of turns is 1, so I into a। But you know, this is equation number 1, let us say, but you know, what do you know is A is area of this circle, which is pi r square, equation number 2। Current, how do you define current? Charge flowing per unit time। एक चक्कर में कितना करंट? एक चक्कर में मतलब टाइम पीरियड। You know, time taken by the particle to complete one revolution is called as time period। तो टाइम पीरियड के लिए हम कभी भी कैपिटल T यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज इन वन रिवोल्यूशन अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई r अपॉन स्पीड इज v। ये t जाएगा I के इक्वेशन में, एंड देयरफॉर यू विल गेट I इक्वल टू q बाई t, बट t इज 2 पाई r बाय v। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। कुछ नहीं किया मैंने बोला कि चलो करंट इज चार्ज बाय टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन v, डिस्टेंस इन वन चक्कर वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई r अपॉन v। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे q अपॉन 2 पाई r बाय v गया ऊपर, इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सो पुट values of equation 2 and 3 in equation number 1, which is mu I is qv by 2 pi r। It is qv by 2 pi r, qv by 2 pi r, and a is pi r square। कैंसल एक r गया, तो qv r by 2, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हमने थ्योरी जब चालू किया था पहला ही टॉपिक था, इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज अ करंट कैरिंग लूप हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट EVR by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton and alpha particle both enter together in a region of uniform magnetic field। दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, B is constant, okay, moving at right angles to the field। दोनों के दोनों फील्ड को परपेंडिकुलर है। if the radius of circular orbit for both the particles is equal, मतलब R constant, the kinetic energy acquired by proton is 1 MeV, the energy acquired by the alpha particle will be 1 MeV, क्योंकि यहाँ पे B और R कांस्टेंट है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग था। 2015 में एक बार आया, 2012 is once they asked, but it is pre-NEET, तब 2013 से पहले NEET नहीं था, I think, so yeah, whatever it is। Next question, an electron is moving in circular path under the influence of transverse magnetic field। words, very important। perpendicular magnetic field, electron, circular path, centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा? फोर्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये पता होना चाहिए। और आपको फील्ड की वैल्यू दी है, आपको 3.57 into 10⁻⁻2 टेस्ला।
इफ द वैल्यू ऑफ E by M, मतलब चार्ज टू मास रेशो दिया है, इसको चार्ज टू मास रेशो बोलते हैं, 1.76 into 10 power 11 coulomb per kg. Good. The frequency of revolution of electron is, एक सेकेंड में कितने चक्कर निकालेगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 by टाइम पीरियड. अब व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, हमको फॉर्मूला याद नहीं रहते, ठीक, डजंट मैटर इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, बट बेसिक, मैंने इसलिए बोला वर्ड्स. इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर मोशन, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया होगा. गुड. तो इतना तो पता होना चाहिए, इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिकॉज देन यू कैन से फोर्स, centripetal force is given by magnetic field. Centripetal force is mv square by r, which is here qvb. Cancel and cancel. So from here you have r equal to mv by qb. Right now, ऐसा क्यों लिखा? टाइम पीरियड अभी अभी बात की थी हमने, टाइम पीरियड 2 by r by v. Time period of any charge in circular motion is distance by speed. Distance is 2 pi r in one revolution and speed is v. तो आपको पता है ये है आपके पास 2 pi r by v. v गया ऊपर, गुड. बट r आपके पास है इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो पुट इक्वेशन 2 in equation number 1, you will have frequency which is v upon 2 pi, और नीचे है r is mv by qb. vv cancel, तो frequency is qb upon 2 pi m. Do you know q? इलेक्ट्रॉन. e मतलब e. ओके, अभी अलग से e और मास ऑफ प्रोटॉन मत डालना, फिर बोलोगे e is 1.6 into 10 power minus 19, मास is 9.1 into 10 power minus 31. अरे दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है आपको. तो b by 2 pi चार्ज इज e, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था, तो e by m तो दिया है ना हमको. यस. व्हाट इज फील्ड वैल्यू? व्हाट इज फील्ड वैल्यू? 3.57. वेरी गुड, 3.57. तो फील्ड वैल्यू इज 3.57 into 10 power minus 2 अपॉन 2 pi, क्योंकि b अपॉन 2 pi था. e by m है 1.76 into 10 power 11. 1.76 into 10 power 11. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? इजी थिंग. 1 जा 0.83, 83 2 is 176. So that is okay. Now 83 की 88. Okay, good. Then 10 पावर 11 और यहाँ पे -2 हो गया. क्वेश्चन खत्म. गीगाहर्ट्ज, क्योंकि एक ही गीगा है, बाकी सब मेगा है. एनीवेज, फिर भी हम लोग पाई की वैल्यू 3.14, ऊपर है 3.57, नीचे 3.14, ऊपर 3.57, मतलब ऊपर का नंबर बड़ा है, तो डिवीजन विल बी ग्रेटर देन 1. तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और ये है 0.88 मतलब 0.9. 11 into 9 99. हाँ, तो 1.1 into 0.9 is 0.99. What is 0.991? And 10 power 9 is giga. So this is approximately 1 gigahertz. और वैसे भी 10 पावर 9 देख के समझ में आ गया था कि रुक जाओ, अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओनली 1 गीगा, अदर्स आर मेगाहर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 divisions per milliampere. Again, pay attention, milliampere. And its voltage sensitivity, मतलब angular deflection per unit voltage बता ही दिया है. Angular deflection per unit voltage, that is voltage sensitivity is 20 divisions per volt. The resistance of the galvanometer is, 2018 में क्वेश्चन आया था. अब जिनको याद नहीं तो उनको याद दिला देता हूं. आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था.
एंड आप इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट पास करते हो। जब आप इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट पास करते हो तो बाय द वे इसके जो चार साइड्स है ए बी सी एंड डी, they are inside magnetic field which is something like this, roughly north to south. When you pass current through this साइड ए बी पे अगर फोर्स आउटवर्ड्स है तो साइड सी डी पे फोर्स होगा इनवर्ड्स, राइट। अगर ये एफ बार है तो ये आएगा माइनस एफ बार, राइट, गुड। देन साइड बीसी पे और साइड एडी पे फोर्स एक्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज बिल साइन थीटा। डीसी के लिए करंट और फील्ड का डायरेक्शन है सेम, मतलब एंगल है जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो, तो बी आई एल इंटू साइन जीरो दैट इज जीरो। और डीए पे 180, तो बिल साइन 180 इज अगेन जीरो। तो ऊपर के साइड पे और नीचे की साइड पे फोर्स है नहीं, ए बी पे बाहर की तरफ और सी डी पे अंदर की तरफ। इसका हम फायदा उठाते हैं, मतलब टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो व्हाट वी डू इज इसके ऊपर हमने एक लगा दिया पॉइंटर और यहाँ पे लगा दी एक स्केल। तो जैसे ही टॉर्क एक्ट होगा ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, पॉइंटर भी मूव होगा और आपको करंट का रीडिंग मिलेगा, और जो डिफ्लेक्शन है इसको बोलते हैं थीटा। दिस इज हाउ यू मेजर करंट। और अगर आपको याद होगा और याद होना भी चाहिए, मैंने बताया था करंट सेंसिटिविटी, जिनको याद नहीं है उनको कम से कम ये याद होना चाहिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर याद है तो इट इज NIA-B, राइट, पक्का। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दिस इज B, टॉर्क इज NIA-B equal to restoring torque was twist constant into theta। तो if you remember, याद होना चाहिए आपको, मैंने बताया था थीटा बाय आई, थीटा बाय आई, थीटा बाय आई मतलब NAB बाय C। दिस इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। ये आपको बताता है कि फॉर हाउ मच करंट हाउ मच इज द चेंज इन द डिफ्लेक्शन। तो फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन करंट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस शुड बी हाई, उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी इज थीटा बाय आई। एट दिस पॉइंट वी डोंट केयर अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद है कि नहीं, बट व्हाट डू वी केयर इज कि थीटा बाय आई को आप बोलते हो करंट सेंसिटिविटी, नॉट आई बाय थीटा। थीटा बाय आई इज करंट सेंसिटिविटी। और ये आपको दिया है 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं 1 मिली एम्पियर से करंट चेंज करूंगा तो पॉइंटर 5 डिवीजन से सरकेगा, डिफ्लेक्ट होगा। इसका ये मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। बट मिली एम्पियर इज नॉट ऐसा है यूनिट, तो मिली को लाना पड़ेगा नॉर्मल में। तो डिविजन्स 1 मिली इज 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 5000, 5 × 10⁻³ डिविजन्स पर एम्पियर। 1 एम्पियर चेंज इन करंट के लिए 5000 डिवीजन का मोशन होगा, वहां पे डिफ्लेक्शन होगा। देन जैसे आपको करंट सेंसिटिविटी पता है वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, उन्होंने वहां पे मेंशन ही कर दिया है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, इट इज डिविजन्स पर यूनिट वोल्टेज, मतलब थीटा बाय वी। और कितना दिया है वो 20 डिविजन्स पर वोल्ट। यहाँ पे 20 डिविजन्स पर मिली वोल्ट नहीं है, डायरेक्टली वोल्ट है। और आपको क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ किसको पता है? सबको पता है, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर मतलब R इक्वल टू V बाय आई, मतलब V बाय आई चाहिए। गुड, तो V बाय आई चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन करंट सेंसिटिविटी नहीं करना। क्यों? अगर आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन करंट सेंसिटिविटी कर लिया तो क्या गड़बड़ होगी वो देख लो एक बार। बिकॉज दिस इज थीटा बाय वी, दिस इज थीटा बाय आई।
थीटा थीटा कैंसिल, तो ये I बाय V बन जाएगा, नॉट V बाय I। तो रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये आपको देगा रेजिस्टेंस, क्योंकि दिस विल बी थीटा बाय I अपॉन थीटा बाय V। तो यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया कैंसिल एंड कैंसिल, तो ये गया ऊपर और I आया नीचे, लेकिन ये तो होता है आपका R। तो R क्या है? करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? 5000, 5 into 10 पावर 3, और ये कितना था? 20, 1 एंड 4 का। तो R इक्वल टू 1000 मतलब 100 into 10 है ना, अपॉन 4, 1 और ये 25 का मतलब 250 ओहम। ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो all right, so you have time to write down this. Okay, next question. A square current carrying loop is suspended in uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm is F bar, the net force on the remaining arm is. कैसे? क्योंकि 4 में से 2 पे तो एक्ट हो नहीं रहा, एक पे F बार है तो दूसरे में माइनस F बार है, दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू फिगर हियर। तो एक साइड पे अगर F है तो BC पे और DA पे तो फोर्स है नहीं, तो जो फोर्स CD पे है इट इज अपोजिट, तो माइनस F। तो डन, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट फॉर टुडे।